हाय दोस्तों, आई एम केवल। वेलकम टू कलाम सेंटर। हम यहाँ बात करने वाले हैं फिजिक्स के जो चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स उसके बारे में। ये पार्ट नंबर 2 रहेगा। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। विदाउट टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट चलते हैं रिमेनिंग पार्ट्स पर। ये रहा दोस्तों आपका रिमेनिंग पोर्शन जो था। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ का मतलब क्या होता है? मौत का कुआं। मौत का कुआं आप लोगों ने तो देखा ही होगा। यहाँ पे देखिए, इस टाइप से सर्कस में एक्टिविटी की जाती है, मौत का कुआं बोलते हैं इसको। इस जगह पे क्या होता है कि आपके जो टू व्हीलर्स होते हैं वो रन किए जाते हैं और काफ़ी एक रोमांचक गेम होता है। जिसने भी ये गेम अपने आंखों से देखा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकता है कि किस टाइप से इंजॉय किया जाता है इस गेम को। ओके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपके बुक में दिए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, मौत का कुआं जो होता है वो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्या होता है? दिस इज अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ द रेडियस आर इनसाइड विच इज़ अ व्हीकल इज अ ड्राइवन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। आपका जो व्हीकल है ये हॉरिजॉन्टली रोटेट होता है, पूरा ड्राइव होता है इस सिस्टम में। और इसका एक सेंटर पॉइंट डिसाइड होता है जो कि आप इसको रेडियस के हिसाब से काउंट करते हैं। और इसमें वेरियस टाइप्स के जो परफॉर्मिंग स्टंट किए जाते हैं वो स्टंट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और भी कुछ है जो फोर्सेस एक्ट होते हैं इस जगह पे, उसके बारे में जानते हैं। आपका जो व्हीकल है ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होता है टायर्स के बीच में। इसके पहले पार्ट नंबर 1 में भी हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी क्या होती है। यहाँ पे भी देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका व्हीकल्स का टायर होता है और इस जो वॉल दिया है, ठीक है, उस पर एक्ट होता है। नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका खुद का मास mg डाउनवर्ड एक्ट होता है। कौन कौन से कंपोनेंट रिजॉल्व होते हैं इस बारे में बताया गया, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन यस एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एंड टुवर्ड द सेंटर, हमेशा सेंटर की ओर होता है। इस टाइप से देखिए, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन आपके सेंटर के साइड में होगा। और व्हीकल का जो ऑब्जेक्ट है प्लस पर्सन का ऑब्जेक्ट का जो मासेस है वो डाउनवर्ड देखने को मिलता है। वेट mg एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड देखने को मिलता है। और फोर्स ऑफ स्टैटिक जो फ्रिक्शन होती है वो वर्टिकली अपवर्ड देखने को मिलती है बिटवीन दैट वॉल एंड टायर्स के बीच में। मतलब व्हीकल्स का जो टायर है और वॉल के बीच में आपका कोएफिशिएंट है जब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो देखने को मिलेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों होता है? फ्रिक्शन इसलिए होता है ताकि आपका जो व्हीकल है वो मतलब फिसले ना, ठीक है, इस वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन ज़रूरी है। और आपने रोड में भी आपने अपना व्हीकल जो ड्राइव किया तो उसमें भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखने को मिलता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, व्हीकल स्किडिंग भी हो सकता है। ओके, तो ये सारे चांसेस अवॉइड करने के लिए कहीं ना कहीं स्टैटिक फ्रिक्शन एक अपना रोल प्ले करता है। ओके, इसके कुछ इक्वेशन है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो ये नॉर्मल रिएक्शन दिया है एन इज दैट द रिजल्ट सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है? ये जो नॉर्मल रिएक्शन है किसके साइड में दिया है? टुवर्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स, क्योंकि आपका जो व्हीकल है वो कम्प्लीटली सर्कल में रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, आपका एक सेंटर वाला एक्सिस हो गया, उसके पास में क्या होगा, आपका जो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सेंट्रीपेटल फोर्स है वो, ठीक है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखिए आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये वाला एक एक्सिस पॉइंट है और आपका जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ये कम्प्लीटली रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, किसके अकॉर्डिंगली रोटेट हो रहा है? टुवर्ड द सेंटर के साथ में, कुछ ना कुछ सेंटर के साथ में रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक्सिस के साथ में बंधा हुआ है, ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स को। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू द एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू वी आर के कंसेप्ट से हिसाब से आप यहाँ पे जान सकते हो। दोनों साइड में एम दिया है, मास दिया है, तो वो कैंसिल कर दीजिए, तो एम जी इज इक्वल टू एफ एस। इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे और भी बात की गई, स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है वो आप ऑलवेज हमेशा लेस देन होता है, इज इक्वल टू द म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है? आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और एन आपका नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप मिनिमम वेलोसिटी वहाँ पे फाइंड कर दे तो अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस, ये आपको देखने को मिलेगा। आर वहाँ का रेडियस, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और म्यू एस क्या है? आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। वहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टायर्स और वॉल्स के बीच में जो जनरेट हो रही है ना, वही उसी कंडीशन के हिसाब से आपका जो मिनिमम वेलोसिटी है वो फाइंड करने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर टॉपिक है व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड क्या होता है? एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग ऑफ रोड, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस टाइप से एंगल ऑफ बैंकिंग होता है, मतलब आपका जो रोड है वो समवॉट एक साइड में अपर पोर्शन होता है, सेकंड साइड में लोअर पोर्शन होता है। जनरली आप इसको टर्निंग है, रोड का जो टर्निंग पोर्शन होता है वहाँ पे भी आप इसको एक्सपीरियंस
कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपका वन साइडेड लोअर पोजीशन में होता है और अपर साइडेड आपका थोड़ा सा ऊपर की ओर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है आपकी ये वाली सरफेस के साथ में आपका लोअर वाला पोर्शन के साथ में समवॉट एंगल देखने को मिलेगा। अब इसको यहाँ पे समझिए, ये आपका व्हीकल है, ओके, ये आपका फोर व्हीलर है। तो फोर व्हीलर कैसे है, आपका इंक्लाइन है, ओके। जब वो जो टर्निंग से जो वो टर्न होती है तो उस टाइम में क्या होता है आपका समवॉट एंगल बनता है, ठीक है। तो एंगल के साथ में क्या क्या है, आपके नॉर्मल रिएक्शन रिजॉल्व होंगे, उसके बाद में आपका जो वेट होगा वो भी बैलेंस देखने को मिलेगा, ओके। यहाँ पे जान लेते हैं क्या क्या बातें बोली गई है। टेकिंग अ टर्न ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड, जैसे ही आप अपना फोर व्हीलर हॉरिजॉन्टल रोड पर टर्न करते हो, द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हीकल एंड द रोड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उस जगह पे क्या होता है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और जो टायर्स के बीच में होता है, व्हीकल्स के टायर्स के बीच में, रोड के बीच में, उस जगह पे क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है, ओके। उसके बाद में बोला गया द फ्रिक्शनल फोर्स इज हैव द अपर लिमिट, और एक साइड में आपको अपर लिमिट देखने को मिलेंगे। एज Also its value is usually not a constant as the road surface is not a uniform, ठीक है। तो रोड सरफेस तो यूनिफॉर्म होता ही नहीं है, समवॉट में किसी के जगह पे अपर होगा तो किसी जगह पे लोअर देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आपकी जो लिमिट है, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट, ये आपके रोड के सरफेस में देखने को मिलती है। और आपने रियल लाइफ जो भी है रोड्स पे ये सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। आगे बात करें तो द सरफेस ऑफ कोड रोड आर टिल्टेड विद द हॉरिजॉन्टल विद द सम एंगल। आपका जो रोड्स होता है वो हल्का सा अपर साइड में टिल्ट होता है और उसके साथ में समवॉट एंगल देखने को मिलता है, जिसको एंगल को थीटा बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ रोड, इसको बैंकिंग ऑफ रोड के नाम से भी जानते हैं। और रोड इज सेट टू बी न बैंक्ड, और हम उसको ये भी बोलते हैं कि रोड सेट टू बी न बैंक्ड। आप इसको यहाँ पे समझिए, ठीक है। जैसे ही आपका जो रोड है वो अपर पोर्शन में है और उसका लोअर जो लिमिट है वो नीचे साइड में, तो समवॉट एंगल देखने को मिलेगा। इस एंगल को हम लोग क्या बोला है, एंगल ऑफ बैंकिंग, जिसको थीटा के नाम से जाना जाता है, ओके। अगर इसमें आगे बात करें तो व्हीकल इज सेट टू बी पॉइंट एंड इग्नोरिंग फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन को इग्नोर करते, देखो फ्रिक्शन तो होता ही है, अगर उसको इग्नोर करें और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि ईयर रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ों को अगर इग्नोर करें तो आपको अलग अलग कंडीशन में फोर्सेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका वेट EMG, ये हो गया वेट EMG, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है। सेकंड पोर्शन में बोला गया नॉर्मल रिएक्शन यस परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ रोड। आपका जो ये नॉर्मल रिएक्शन है हमेशा रोड के सरफेस पर परपेंडिकुलर देखने को मिलता है, ओके। और आपकी जो व्हीकल्स की जो मोशन है वो आपकी हॉरिजॉन्टल सर्कल में देखने को मिलती है। इसका मतलब रिजल्टेंट जो फोर्स जनरेट होता है वो आपके हॉरिजॉन्टल एंड डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ ट्रैक्स, वो आपकी किसके टूवर्ड देखने को मिलेगा, सेंटर के, जो अकॉर्डिंगली सेंटर के हिसाब से जो चलता है आपका फोर्स, उसके हिसाब से आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें देखने को मिलेंगी। इसका मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका जो वर्टिकल फोर्स EMG होता है वो बैलेंस करता है किसको, नॉर्मल रिएक्शंस को, ठीक है। और इसमें से अलग अलग फोर्सेस कंपोनेंट रिजॉल्व होते हैं। इसके बारे में डेरिवेशन डायरेक्ट देख लेते हैं हम लोग किस टाइप से होता है, उसमें आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अब यहाँ पे देखिए, इस टाइप से दिया हुआ है आपका जो नॉर्मल रिएक्शन n cos थीटा, और इस साइड में दिया है n sin थीटा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हम लोगों ने रिजोल्व किए थे, n cos थीटा अपर साइड में एंड आपका हॉरिजॉन्टल जो होगा n sin थीटा। उसी के साथ में mg जो होगा हमेशा डाउनवर्ड होगा, ठीक है। ये आपका जो फ्रिक्शन है ये देखने को मिलता है f sin थीटा, ठीक है। और ये cos थीटा, ये cos थीटा किधर है, आपके सेंटर के साइड में, सेंटर के साइड में मतलब आपका सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड होंगे इस जगह पे, ओके। तो ये कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ बोला गया है वेट EMG एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, आपका mg जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। नॉर्मल रिएक्शन जो n है वो अपवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन n अपवर्ड दिया है, ठीक है। उसके बाद में जो फ्रिक्शनल फोर्स है F, वो किसके साथ में देखने को मिलता है, आपका जो ये रोड है और रोड्स के जो टायर्स है उसके बीच में देखने को मिलता है, ओके। तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई है। और नॉर्मल रिएक्शन तो आप लोगों ने देख ही लिया, वर्टिकली जो अपवर्ड होता है उस कंडीशन में दी हुई है। अगर नॉर्मल रिएक्शंस के बारे में बात करें तो n कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, ठीक है। तो n को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया हम लोगों ने, n cos थीटा और n sin थीटा। n cos थीटा ये देखिए जो वर्टिकली जो कंपोनेंट है, वर्टिकल मतलब अपर पोर्शन में जो कंपोनेंट दिया है उस टाइम में n cos थीटा ये कंपोनेंट हो गया। और n sin थीटा वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली कंडीशन, तो ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में देखने को मिलता है। आगे और बात करें तो
इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व किए गए हैं, जैसे कि एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। एफ साइन थीटा इस डायरेक्शन में और एफ कॉस थीटा आपके सेंटर के डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। आइए थोड़ा डेरिवेशनल पार्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एन कॉस थीटा कंपोनेंट बैलेंस द वेट। देखिए यहाँ पे बोला गया है एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एफ साइन थीटा एंड एम जी। आपका एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एफ साइन थीटा एंड एम जी को, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपकी इक्वेशन क्या जनरेट होंगी, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ठीक है। एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये वाला कंडीशन मतलब एन कॉस थीटा इज इक्वल टू ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट को दोनों का ऐड कर दिए, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ओके, आगे और बात करें, यहाँ से हमने एम जी को इसी साइड में रखा और आपका जो एफ साइन थीटा था उसको हमने इस डायरेक्शन में लेके चले गए। बिकॉज क्योंकि आपका आपका इस साइड में एंगल वाला पोर्शन है और इस साइड में भी एंगल है, तो हमने एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा को एक साइड में रखा और एम जी को एक साइड में रखा, तो ये आपको हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अगर यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में बात करें तो किस साइड में, सेंटर के तरफ में, तो सेंटर आपका इस साइड में देखने को मिलेगा। तो उस टाइम में कौन कौन से फोर्स जनरेट हो रहे हैं, एन साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आपका जो एफ कॉस थीटा है, ये वाला एफ कॉस थीटा एंड एडेड टू द एन साइन थीटा को साथ में ऐड कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स किधर एक्ट होता है, हमेशा टूवर्ड द सेंटर। ओके, सेंटर सीकिंग फोर्स भी हम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसको हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोला है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी की इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे देखिए एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा ऐड किया हम लोगों ने, इज इक्वल टू क्या है, एम यू स्क्वायर बाय आर। एम यू स्क्वायर बाय आर क्या है आपका, सेंट्रीपेटल फोर्स, इज इक्वल टू आपका इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करिए, इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 करिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 एम यू स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 का एम जी इस साइड में आ गया, इज इक्वल टू आपका इक्वेशन नंबर 3 का एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, इस टाइप से यहाँ पे लिखा गया है। ओके, अपॉन जो है एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 4 बन गया। आगे हम यहाँ पे बात करें इसकी जो ये मैक्सिमम स्पीड होती है वी मैक्स, वो हमेशा इस टाइप से देखने को मिलती है, एफ एम इज इक्वल टू मी वी एस इंटू एन, ठीक है। तो ये मी वी एस मैंने अभी आपको बताया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एन क्या है आपके नॉर्मल रिएक्शन। तो आपका इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 एंड 4 को सब्स्टिट्यूट करिए एक जगह पे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको डिवाइड किया गया, यहाँ पे क्या था, एम यू स्क्वायर बाय आर अपन एम जी, एम सेम थे, तो इस साइड का एम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास में क्या बचा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है, आर जी ये देखने को मिला, और एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, तो ये वाला इक्वेशन यहाँ पे आ गया। अब क्या किया, आपका जो एफ था वो एफ एम में कन्वर्ट हो गया, इस जगह पे देखिए आपका यहाँ पे एफ था वो इस एफ एम में कन्वर्ट हो गया। डाउनवर्ड में भी वही कंडीशन देखने को मिलेंगी, इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ एम क्या है, मी वी एस इंटू एन, अभी हम लोगों ने देखा, मी वी एस इंटू एन इंटू कॉस थीटा अपॉन जो लोअर साइड है उसमें भी यही देखने को मिलेगा, एफ एम इज इक्वल टू माइनस मी वी एस इंटू एन। तो इस टाइप से आपकी इक्वेशन बन गए। आगे और बात करें तो यहाँ पे देखो एन कॉस थीटा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया, एन कॉस थीटा भी दिया, यहाँ पे भी एन कॉस थीटा दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, एन कॉस थीटा यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं दोनों साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एन कॉस थीटा हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या बचता है, एन साइन थीटा अपॉन यहाँ पे देखिए एन कॉस थीटा हम लोगों ने कॉमन निकाला, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा, प्लस मी वी एस, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू 1, ठीक है। कॉस थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, 1 ही होगा, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा। ओके, तो यही कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेंगी, एन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस मी वी एस इंटू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ओके, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो एन कॉस थीटा देखिए, एन कॉस थीटा दोनों साइड में देखने को मिले, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इस जगह पे क्या हो गया, दोनों आपके कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू आपका क्या दिखेगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा आपका टेन थीटा होता है प्लस मी वी एस अपॉन 1 माइनस मी वी एस इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा अपन कॉस थीटा आपका टेन थीटा। तो आपका इस टाइप से वी स्क्वायर मैक्सिमम अपन आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस मी वी एस अपन 1 माइनस मी वी एस इंटू टेन थीटा।
आगे बात करें तो वी स्क्वायर मैक्सिमम, आपकी जो मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलेंगी इज इक्वल टू, ये आर जी हम हमेशा डाउनवर्ड था आपका, तो इसको इस साइड में लेके चले गए, आर जी इंटू टेन थीटा प्लस मी वेस अपॉन 1 माइनस मी वेस इंटू टेन थीटा। तो वी मैक्स हम अपना क्या मिलेगा, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर जैसे हम दोनों साइड में टेकिंग स्क्वायर रूट एंड बोथ साइड करते हैं, तो वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू टेन थीटा प्लस मी वेस अपॉन 1 माइनस मी वेस इंटू टेन थीटा। तो ये आपकी मैक्सिमम स्पीड होती है ऑफ द व्हीकल अलॉन्ग द बैंक कर्व्ड रोड। आपका जो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, अगर आप एंगल ऑफ बैंकिंग वाले रोड पर आप व्हीकल लेके जाते हो तो आपकी इतनी आपकी कंडीशन देखने को मिलेंगी, अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू टेन थीटा प्लस मी वेस अपॉन 1 माइनस मी वेस इंटू टेन थीटा। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, जैसे कि अगर आपका एंगल अगर थीटा 0 है, मतलब उसमें बैंक्ड रोड है ही नहीं है, समवॉट में बैंक्ड रोड है ही नहीं है, प्लेन सरफेस है, तो उस टाइम में आपकी वैल्यूज़ क्या होंगी, मैक्सिमम स्पीड क्या देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू टेन थीटा प्लस मी वेस अपॉन 1 माइनस मी वेस इंटू टेन थीटा। ठीक है, एंगल थीटा की जगह 0 पुट करिएगा तो आपकी वैल्यू जो मिलेंगी, ठीक है, वो क्या मिलेंगी, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मी वेस इंटू आर जी। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी ये कंडीशन देखने को मिलेंगी, क्योंकि टेन जीरो क्या हो जाएगा, आपका 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका वी मैक्स, अगर थीटा 0 है तो एंगल 0 है तो उस जगह पे मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे अगर बात करें, अगर कोएफिशिएंट में फ्रिक्शन ही ना हो तो क्या होगा, अगर टायर्स के बीच में और व्हीकल्स के टायर के बीच में, रोड के बीच में अगर फ्रिक्शन ही ना हो तो क्या कंडीशन देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जानिए वी मैक्स क्या होता है, आपका जो म्यू हैस है वो 0 सब्सिट्यूट करिए, पुट कर दीजिए टेन थीटा प्लस 0 अपन 1 माइनस, यहाँ पे भी म्यू था 0 पुट कर दिया इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, क्योंकि ये 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। आप अलग अलग तरीके से थीटा का भी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर जी, यहाँ पे आप इसको क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा को इस साइड में रखिए, वी स्क्वायर अपन आर जी इस साइड में यूज़ करिएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा टेन थीटा, तो थीटा एक साइड में रखिए और यहाँ पे आएगा तो आपका टेन इनवर्स। तो आप इसमें ये भी जो कंडीशन है, एंगल्स डायरेक्ट आप थीटा अगर आपको निकालने बोला न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वाला फार्मूला आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ड्यू टू द बैंकिंग ऑफ रोड के न्यूमेरिकल्स में। आपकी बुक में भी वही सारी जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेरिवेशन देखा उसी के बारे में दिया है। जो स्पीड होती है वो क्या है, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, जो हमने अभी अभी देखा। बैंकिंग एंगल कितना होता है वो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू वी स्क्वायर अपन आर जी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है यूज़ योर ब्रेन पावर। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा थिंक करिएगा, सोचिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। इफ़ फ्रिक्शन इज़ 0, अगर फ्रिक्शन 0 होता है, कैन अ व्हीकल मूव ऑन द रोड, क्या आपका व्हीकल टू व्हीलर, फोर व्हीलर या इवन साइकिल, अगर फ्रिक्शन 0 है तो क्या मूव होगा, रन होगा उस रोड पर। और वाई आर नॉट कंसिडरिंग द फ्रिक्शन इज डिराइविंग द एक्सप्रेशन फॉर अ बैंकिंग एंगल, अगर आप बैंकिंग एंगल जो अभी हम लोगों ने डेरिवेशन देखा उसमें अगर कंपैरिजन करते हैं तो क्या वो सही में रिलायबल है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बोला गया है व्हाट अबाउट द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड्स एंड टायर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात की गई है, रोड और टायर्स के बीच में होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। मुझे एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, रफ सरफेस में कितना होता है, स्मूथ सरफेस पर की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं, अनदर टॉपिक है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, आपने पेंडुलम तो देखा ही होगा, एक नीचे बॉब लगा होता है, स्ट्रिंग कनेक्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कोनिकल पेंडुलम, जिसका जो आकार है कोन के साइड में, कोन मतलब आइसक्रीम का कोन देखा है, उस साइड में आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, ये आपका कोनिकल पेंडुलम है, इस टाइप से बॉब्स अटैच होते हैं। ठीक है, ये वाला आपका जो रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और ये वाला जो पोर्शन रहेगा वो क्या है, एक टाइप से धागा, थ्रेड है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग ये करते हैं, मतलब इसको सर्कुलेट करते हैं, रोटेट करवाते हैं, तो कम्प्लीटली कैसे कोन के फॉर्मेट में, सर्कल के फॉर्मेट में रोटेट होती रहती है। ठीक है, और जैसे ही रोटेट होती है तो क्या होगा, एक प्रकार से ये हो गया कोन हो गया, आइसक्रीम के कोन जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये कोन हो गया और कम्प्लीटली ये रोटेट होते रहता है, तो उसमें आपकी एंगल्स बनते हैं। यहाँ पे आपका एंगल्स देखने को मिलेगा। ओके,
और जैसे ही रोटेट होता है तो ये जो बॉब दिया है, बॉब का कुछ ना कुछ तो वेट देखने को मिलेगा, मास है इसका कुछ ना कुछ, ठीक है, और इसके फोर्सेस भी रिजॉल्व होते हैं, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया आपका जो कोनिकल पेंडुलम है इस टाइप से होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगी नहीं, ठीक है। आइए डायरेक्ट डेरिवेशन में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका ये कोनिकल पेंडुलम हो गया, ठीक है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मतलब यहाँ पे आपका जो ये रहेगा फिक्स रहेगा इस सर्वट में, और ये आपकी हो गई स्ट्रिंग, धागा हो गया, ओके। यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। द हेवी पॉइंट ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट विद द इनइलास्टिक थ्रेड विच मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल सस्पेंशन ट्रेस अ सरफेस ऑफ कोन इज कॉल्ड द कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम का मतलब क्या होता है, एक हेवी पॉइंट ऑफ मास सस्पेंडेड हुआ है फ्रॉम द इनइलास्टिक थ्रेड। इस इनइलास्टिक थ्रेड से एक हेवी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट ए सस्पेंड हुआ गया है, बंधा गया है, और इसको हम मूव करवा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ठीक है, जो कि ये ट्रेस कर रहा है सरफेस ऑफ कोन। ये कंप्लीटली क्या बना रहा है, एक सरफेस ऑफ कोन बना रहा है, जिसको हम लोग कोनिकल पेंडुलम के नाम से जानते हैं, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, एक्सप्रेशंस के बारे में जान लेते हैं। यम क्या दिया है, तो यम मास ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम जो हम लोगों ने अटैच किया है। एल क्या दिया है, तो यल ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये वाला स्ट्रिंग धागे वाला लेंथ हो गया। आर क्या है, आपका रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल, यहाँ पे देखने को मिलेगा सेंटर के साथ में। वी क्या है, आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पे बॉब, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि बॉब जैसे जैसे मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, तो उसकी वेलोसिटी आपको देखने को मिलेंगी। आपका जो थीटा है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए थ्रेड दिया है, मतलब यहाँ पे जो बनेगा आपका वो थीटा बनेगा। नेक्स्ट दिया है टी। टी क्या है, टेंशन इन अ थ्रेड, जो थ्रेड में टेंशन क्रिएट हो रही है वो आपका कैपिटल टी देखने को मिलेगा, ओके। आगे देखते हैं, आगे बोला गया जो टेंशन होता है, टेंशन जो टी होता है वो रिजॉल्व इनटू द टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किए गए। एक तो पहला टी कॉस थीटा जो कि वर्टिकल देखने को मिलेगा, और टी साइन थीटा आपके टुवर्ड द सेंटर की तरफ देखने को मिलेगा, जो कि आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो गए टेंशंस के, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है वो किस साइड में हो रहा है, अब तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये राउंड में घूम रहा है, ठीक है, रोटेट हो रहा है, सर्कुलर पाथ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट हो रहा है, तो क्या होगा, इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टुवर्ड द सेंटर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, मास को बैलेंस कर रहा है, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। टी साइन थीटा क्या है, टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, एम यू स्क्वायर बाय आर, तो ये हो गया टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 करिएगा, तो क्या हो गया, टी साइन थीटा अपन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी हो गया। यहाँ पे टी टी सेम सेम दिए, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, आपका टेन थीटा, ये आ गया। यहाँ पे मास दिया है दोनों को, यहाँ पे ये कैंसिल कर दीजिए, तो दोनों मास कैंसिल हो गए। आपके क्या बचे, वी स्क्वायर अपन आर जी, ये कंडीशन देखने को मिली, तो टेन थीटा इज इक्वल टू मी स्क्वायर अपन आर जी, ओके। तो वेलोसिटी आप यहाँ से भी इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या करिए, आर जी को इस साइड में लेके चले जाइए, और वी स्क्वायर हो गया, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स के हिसाब से वी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ओके। इसमें हम लोगों को फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम कितना टाइम लेता है एक रोटेशंस के लिए, ठीक है, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम लोग बात करते हैं कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में। वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टॉपिक चल रहा था पार्ट नंबर 1 में, ठीक है, तो उस बारे में भी यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, उसी इक्वेशन से मिला आपको। बट ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी, ठीक है। तो टी क्या होती है, मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड होती है, और फ्रीक्वेंसी के साथ में उसका रेसिप्रोकल देखने को मिलता है, ओके। तो 2 पाई बाई टी, तो इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या किया, दोनों को कंपेरिजन करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, तो दोनों को कंपेरिजन करिए, तो वी बाय आर इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों को कंपेरिजन करने के बाद मुझे क्या मिलता है, टी डैश, एक नया टी मिलता है जिसको मैं टी डैश के नाम से बोलता हूँ। और ये टी डैश क्या है, आपके टाइम पीरियड ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम, ओके। तो टी डैश इज इक्वल टू, इसको ये रखिए, 2 पाई को इस साइड में शिफ्ट कर दीजिए, 2 पाई आर अपॉन वी, ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो टी डैश मिला वो आपको डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 3 में चले जाते हैं हम लोग। आपका जो इक्वेशन नंबर 3 है, हम लोगों ने इसमें देखा था कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, टी डैश इक्वल टू 2 पाई आर बाय वी, ठीक है। आपका 2 पाई कॉन्स्टेंट है, हम लोगों ने इसको बाहर कर दिया, आर एज इट इज कॉन्स्टेंट है, बट वेलोसिटी देखिए, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, तो हम लोगों ने क्या किया, ये v को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको पुट कर दिया, ठीक है। जैसे ही पुट करते हैं तो आगे हम लोग स्टेप करते हैं,
टू पाई इंटू आर है, तो आर ये स्क्वायर रूट के बाहर था तो हम उसको अंदर लेके आते, तो जैसे ही वो अंदर आएगा स्क्वायर रूट के तो वो स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर अपन आर जी टेन थीटा। अब देखिए न्यूमरेटर में भी आ रहा है डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो एक एक आर कैंसिल हो गया, बट एक सिंगल आर बचेगा, तो आर अपॉन जी टेन थीटा। ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को मिलेंगी। तो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी टेन थीटा, ये आपको देखने को मिलेगा। अब क्या करिए, एंगल थीटा दिया है, यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई करिए। व्हाट इज टेन थीटा? टेन थीटा होता है आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो ये आपका अपोजिट हो गया। अपोजिट कौन है? रेडियस वेक्टर, और आपका एडजेसेंट कौन है? एच। तो ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट के हिसाब से आर बाय एच। ठीक है, अब जैसे ही टेन थीटा होता है तो ये जो यहाँ पे एंगल दिया है टेन थीटा, ये टेन थीटा को आर बाय एच से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे ही मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे भी आ रहे हैं यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो आर आर कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के। यहाँ पे बचा क्या? 1 बाय जी बाय एच। तो जैसे ही 1 बाय जी बाय एच बचा तो एच ऊपर चला गया, तो एच बाय जी हो गया। तो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच बाय जी। इस टाइप से आपका जो टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम है वो देखने को मिलता है। ओके, आगे और बात करें तो वहाँ पे आगे और थोड़ा सा यहाँ पे ये रिप्लेसिंग देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है एच इज इक्वल टू यल कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे ये देखिए ये एंगल दिया है थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा लगाइए। ओके, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? एल इस साइड में दिया है और एच इस साइड में। अकॉर्डिंग टू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आपका जो कॉस थीटा होता है वो एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनस होता है। आपके एडजेसेंट साइड यहाँ पे क्या है? अगर मैं इस एंगल्स के बारे में बात करूँ तो एडजेसेंट साइड ये होता है और हाइपोटेनस ये होता है। तो इन टर्म्स ऑफ दैट आपका जो कॉस थीटा है वो इस टाइप से देखने को मिलेगा, एच बाय एल इंटू इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो एच इज इक्वल टू एल कॉस थीटा ये देखने को मिलेगा। जैसे ही मैंने एच के जगह रिप्लेस किया एल कॉस थीटा को, तो क्या मिलेगा? टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी। इक्वेशन नंबर 5 मिला। अब देखिए कॉस थीटा दिया है, अगर ऐसा कंसिडर करिए कि कोई एंगल बन नहीं रहा है, मतलब आपका जो कोनिकल पेंडुलम थीटा है, थीटा की वैल्यू अगर 0 होती है अगर कोई कंडीशन में, तो टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड होगा टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। ओके, क्योंकि cos 0 क्या होता है? cos 0 1 होता है हमेशा, तो इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। तो इस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए कुछ MCQ टाइप्स के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं इस पर। ठीक है, जनरली पूछा जाता है MCQ टाइप से यहाँ से क्वेश्चन। तो आपका जो पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम है वो डिपेंड किस पर करता है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले तो डिपेंड करता है एल पे। एल क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम, जो पेंडुलम की लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करता है। सेकंड बोला गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कितना आपका इंक्लाइन दिया है। ठीक है, वो उस पर देखने को मिलता है, सॉरी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उस पर कोई देखने को नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे थीटा को आप लोग निगलेक्ट कर सकते हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी हमेशा होती है, जी तो आपको रखना ही पड़ेगा। मास के साथ में कोई रिलेशन नहीं होता है, और एंगल थीटा के साथ में तो मैंने बता ही दिया, इंक्लिनेशन ऑफ वर्टिकल के साथ में कोई रिलेशन नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ ए थीटा। और थीटा आप इसमें स्मॉल भी ले सकते हो या 0 ले सकते हो। आइए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा मुझे बताना, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो कंसेप्ट है वो आपको बोर्ड की ज़रूरत पड़ेंगी, और ये सारे कंसेप्ट मुझे 1 बाय 1 करके डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्लासरूम के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके, यहाँ पे मैं बता पाऊँगा तो कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगी और प्रॉपर आपको समझ नहीं पाएंगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्लासरूम के जो लेक्चर्स होते हैं वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं स्पेयर ऑफ डेथ। स्पेयर ऑफ डेथ क्या होता है? इसको हिंदी में बोला गया है मृत्यु गोल। मृत्यु गोल क्या होता है? ये भी थोड़ा सर्कस का पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते इसके बारे में। ये देखिए स्पेयर ऑफ डेथ जो होती है इस टाइप से देखने को मिलती है। क्या होता है? एक टाइप से स्पेयर होता है, उसके अंदर में 2 व्हीलर्स रन किए जाते हैं। 2 व्हीलर्स मतलब ये सर्कस वाला पार्ट्स है, तो इस टाइप से वहाँ पे गेमिंग वाला है ये। तो ठीक है, वहाँ पे देखने को मिलता है। एक वुमेन्स होती है, ठीक है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, तो इस टाइप से वो रोटेट होते रहती है। एंड आपका जो ये है 2 व्हीलर है वो इस टाइम में देखने को मिलता है। लास्ट में फाइनली एक विनर होता है। ठीक है, ये पूरा ये क्लोज सिस्टम होता है, इस टाइप से एक्टिविटी देखने को मिलती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया दिस इज द पॉपुलर शो इन अ सर्कस। सर्कस का एक पॉपुलर शो है। ड्यूरिंग दिस 2 व्हीलर राइडर्स जो होते हैं अंडरगो राउंड इनसाइड द हॉलो स्पेयर स्टार्टिंग विद द स्मॉल हॉरिजॉन्टल सर्कल। इस टाइम में क्या होता है? आपका जो राइडर होता है, यहाँ पे देखिए ये जो राइडर्स है कैसे हॉरिजॉन्टली सर्कल में रोटेट होते रहते हैं। ठीक है, और ये जो स्पेयर होता है वो टोटली हॉलो होता है। ठीक है,
और यहाँ पे टू व्हीलर यूज़ किया जाता है। इवेंचुअली परफॉर्मिंग द रिवॉल्यूशंस अलोंग द वर्टिकल सर्कल, और ये जो परफॉर्म करते हैं अपनी एक्टिविटी, रिवॉल्यूशन जो होता है इनका, ये वर्टिकल सर्कल में देखने को मिलता है। द डायनामिक ऑफ दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज द सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट मास टाइज्ड इन द स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग के जैसे ही काम करता है, जैसे स्ट्रिंग आपका वो सर्कल में घूम रहा था, एक जगह पे हमने स्ट्रिंग अटैच कर दिया तो कैसे वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। तो उसी कंडीशन में भी ये लोग जो होते हैं राइडर, उसे टू व्हीलर राइडर, वो आपके सर्कुलर मोशन में ही घूमते रहते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट दिस फोर्स ड्यू टू द टेंशन रिप्लेस बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन। आपका जो फोर्स होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ में रिप्लेस होता है। यहाँ अगर और बात करें तो इफ़ यू हैव सीन दिस शो, क्या आप लोगों ने ये शो देखा है, ठीक है। नहीं देखा है तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा। ट्राई टू विजुअलाइज द इनिशियल देयर इज अ नियरली हॉरिजॉन्टल सर्कल, द लीनियर स्पीड इज मोर फॉर अ लार्जर सर्कल बट द एंगुलर स्पीड इज मोर फॉर अ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। सो दिस थ्योरी इज कंसेप्ट इन अ कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम का ही कंसेप्ट यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही वो लोग जब एंटर करते तो स्टार्टिंग से यहीं से स्टार्ट करते अपना सर्कुलर मोशन, और जैसे ही वो रोटेट स्टार्ट करते राइडर अपना जो एक्टिविटी है यहाँ पे, ठीक है। तो वो जैसे जैसे रोटेट होते रहते वैसे वैसे वो अपर वर्टिकल सर्कल में आते हैं। नीचे से वो रोटेट होते 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 वो अपर वर्टिकल सर्कुलर मोशन तक आते हैं। इस टाइप से उनकी एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखिए, व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ब्रिज। कॉन्वेक्स ब्रिज में अगर आपका व्हीकल्स है, वो राइडर्स है, तो क्या कंडीशन देखने को मिलेंगी। आपका जो वेट है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ व्हीकल्स, कौन से फोर्स एक्टिंग होंगे, तो वेट mg डाउनवर्ड हमेशा देखने को मिलेगा। और नॉर्मल रिएक्शंस आपके इस टाइप से देखने को मिलते हैं टॉप पोर्शंस में। अगर इसमें रिजल्टेंट फोर्सेस के बारे में बात करें तो आपकी जो स्पीड होती है वो वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी होती है। मतलब वहाँ पे रेडियस कितना है सेंटर के साथ में, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस टाइप से देखने को मिलती है। ओके, यहाँ पे देखिए mg जो होता है किसको बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को। तो mg माइनस एन ये हो गया, ई एन आपका नॉर्मल रिएक्शन है, mg जो राइडर का जो ये मास दिया वो है, इज इक्वल टू इसके साथ में रिलेशन है इसका एम स्क्वायर बाय आर। एम स्क्वायर बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, तो टूवर्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ में इसका जो ये कनेक्शन देखने को मिलता है। तो इक्वेशन इस टाइप से फॉर्म होगा, और यहाँ पे आप v की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। तो आपकी अगर स्पीड पूछे कोई कि जो राइडर की स्पीड क्या होंगी, तो v मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी आप उसमें बता सकते हो। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं ताकि अपलोड करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और भी आप इसमें ये अपना जो कमेंट है वो फीडबैक दे सकते हो कि ओके। और जिन्होंने भी पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है प्लीज़ वो देखिएगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।